कार रुकते ही हमेशा की तरह स्वयं बैक साइड से एंटर किया और सीधे शहनाज के बालकनी में कूद गया। वो बालकनी से होते हुए रूम में आया। उसकी नज़र बेड पर आराम से सो रही शहनाज पर गई। सोते हुए शहनाज हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आज एक बार फिर से शहनाज अपनी क्यूटी पाई को अपने हाथों में लिए सो रही थी। ये देखकर स्वयं की आंखें छोटी हो गई। स्वयं तिरछी नज़रों से शहनाज के हाथों की तरफ देखा जिसमें उसका टेडी बियर उससे लिपटा हुआ था। वो तुरंत आगे बढ़ा और एक झटके में शहनाज के हाथ से टेडी बियर छीनकर उसे फर्श पर फेंक दिया। फिर खुद जाकर शहनाज की तरफ झुका और शहनाज के चेहरे पर आए बालों की लटों को धीरे से उसे कान के पीछे कर दिया। उसने अपने शर्ट को निकालकर सोफे पर रख दिया और वहां से सीधे वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आया। उसकी नज़रें शहनाज पर चली गईं और उसके होठों पर स्माइल आ गई। वो चलकर शहनाज के पास गया और वहीं उसके बगल में लेट गया। बेड पर लेटते ही वो शहनाज को उसके कमर से पकड़कर एक झटके में उसे खुद के करीब खींचा और प्यार से उसके बालों को सहलाकर बड़ी ही मधुसी के साथ बोला, ओ महबूबा, तुम्हारी बाहों में आकर एक अलग ही सुकून सा महसूस हो रहा है। वो सुकून जो मुझे कहीं नहीं महसूस होता है। तुम्हारे चेहरे को देखते ही मेरी सारी थकान मिट जाती है। ऐसा जादू कर दिया है तुमने मुझ पर कि एक दिन भी अगर तुम्हें ना देखूं तो ये दिल बेचैन हो जाता है। मेरी सांसें भी तुम्हारी सांसों के साथ चलती हैं। तुम मेरे जिस्म से होते हुए रूह में बस गई हो। ये बोलते हुए स्वयं शहनाज के गालों को सहलाया और फिर उसके होठों पर किस करने लगा। शहनाज जो कि अभी गहरी नींद में थी, उसे किसी चीज़ का कोई होश नहीं था। थकान के कारण वो बेहोश से सो रही थी। वहीं स्वयं 2 दिन बाद शहनाज के होठों को पाकर बेकाबू हो गया था। शहनाज के सॉफ्ट होठ स्वयं के अंदर के प्यास को बढ़ा दी थी और वो धीरे धीरे शहनाज के होठों को वाइडली किस करने लगा था। उसके अंदर की आग बाहर आ रही थी। उसके सख्त हुए होठ धीरे धीरे शहनाज के ठंडे होठों को अपने अंदर खींच रहे थे। वो इस तरह से उसे किस कर रहा था जैसे मानो आज वो उसके होठों को पूरी तरह से खा ही जाएगा। किस करते हुए स्वयं के हाथ शहनाज की कमर को सहला रहे थे। इतना एग्रेसिवली किस करने के कारण शहनाज नींद में कसमसाने लगती है, पर स्वयं था कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज उस पर जुनून सवार हो गया हो। शहनाज की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे खुद के करीब खींच लिया और बड़े ही पैसेटली उसके होठों पर किस करने लगा। उसकी किस इतनी ज़्यादा वायल थी कि रूम में एसी चलने के बाद भी वो पसीने से भीग गया था। वहीं रूम में भी धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगा था। अब तो शहनाज को घुटन सी होने लगी थी। उससे जब और बर्दाश्त नहीं होता है तो धीरे धीरे उसकी आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुलते ही अपने आंखों के सामने स्वयं को देख शहनाज को ऐसा लगता है जैसे वो कोई सपना देख रही है। वो धीरे से अपने एक हाथ को आगे बढ़ाती है और स्वयं के चेहरे को टच करती है। तभी उसे अपने होठ पर एक दर्द सा होता है और उसके मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है। वो स्वयं के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ पुश करने लगती है, पर स्वयं पीछे होने की बजाय उसके और करीब हो जाता है। अब दोनों के बीच आधे इंच का भी फासला नहीं था। स्वयं की बेताबी बढ़ रही थी, वहीं शहनाज की घुटन बढ़ती जा रही थी। करीब आधे घंटे बाद जब स्वयं की सांसें फूलने लगी तो वो शहनाज के होठों को छोड़ा। शहनाज का पूरा चेहरा लाल हो गया था और स्वयं की छोड़ते हुए वो गहरी गहरी सांस लेने लगा। उसकी सांसों की गर्मी चारों तरफ फैल गई थी। वहीं स्वयं के इंटेंस नजरें अभी भी शहनाज के होठों पर ठहरी हुई थी। शहनाज अब स्वयं को घूर कर देख रही थी। वहीं स्वयं के होठों पर एक स्माइल थी। वो बोला, टेस्ट कैसा लगा महबूबा? डू यू लाइक इट? आई नो यू रियली लाइक इट। शहनाज ये सुनकर चौंक गई। वहीं स्वयं एक बार फिर से उसके होठों पर टूट पड़ा। स्वयं बड़े ही पैसेंटली शहनाज के होठों को चूम रहा था। वहीं शहनाज अपने होठों पर स्वयं के सख्त होठों को फील कर रही थी। उसे पेन हो रहा था, पर ना जाने क्यों उसे इस पेन में भी एक अलग ही सुकून सा लग रहा था। वहीं स्वयं शहनाज को किस करते हुए ही उसके ऊपर आ गया। अब शहनाज स्वयं के नीचे दब गई थी। किस करते हुए ही अचानक शहनाज के हाथ स्वयं के बालों में चले गए। उसकी उंगलियां स्वयं के बालों में उलझी हुई थी। तो वहीं स्वयं के हाथ शहनाज की कमर को सहला रहे थे और वो अभी भी शहनाज के होठों के रसों को पी रहा था। स्वयं ने शहनाज को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी सांस भारी नहीं होने लगी। जब उसकी सांस भारी हो गई तो वो धीरे से शहनाज के होठों को छोड़ दिया और शहनाज के बालों में अपना चेहरा छुपाकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। शहनाज भी तेज तेज सांस ले रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। कुछ देर बाद जब वो नॉर्मल हुई तो स्वयं के कंधे पर सर रखते हुए बोली, ऐसे कौन करता है?
पता है आपके ऐसे किस करने से मुझे कितना दर्द होता है? ऐसा मैं करता हूँ महबूबा, स्वयं ने कहा। स्वयं की बात सुन शहनाज गुस्से से मुंह फुलाकर बोली, ये देखिए मेरे होठ का क्या हाल कर दिया आपने। देखिए पूरे लाल हो गए हैं और स्वेलिंग भी आ गई है। स्वयं धीरे धीरे शहनाज की तरफ झुकते हुए उससे बोला, इतने में ही तुम्हारा बुरा हाल हो गया महबूबा, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। तुम्हारे किस का टाइम ना सच में बहुत कम है। ऐसे तो हमारे क्वालिटी टाइम पर बुरा असर पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें अपनी स्टेमिना पावर को बढ़ाना होगा महबूबा। स्वयं की बात सुन शहनाज धीरे से मुस्कुराई। क्वालिटी टाइम स्टेमिना, ये सोचती हुए स्वयं की तरफ देखने लगी। अचानक उसे कुछ याद आया और वो स्वयं के सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों का मुक्का बनाकर उसके सीने पर मारती हुई बोली, आप कितने बेशर्म हो। स्वयं शहनाज के दोनों हाथों को पकड़ा और एक दिलकश स्माइल के साथ बोला, आई नो बेबी, मुझे पता है मैं बहुत बेशर्म हूँ, पर यह बेशर्मी सिर्फ तुम्हारे लिए है। इतना कहकर वो नीचे झुका और शहनाज के गले पर तेजी से बाइट कर दिया, जिससे शहनाज के मुंह से एक आह निकल गई। वो तुरंत स्वयं को खुद से दूर करने लगी तो स्वयं धीरे से उसके साइड में लेट गया और बोला, आई एम सो हंग्री महबूबा, आपको भूख लगी है तो घर जाइए और जाकर खाना खाइए। शहनाज ये बोलते हुए उठकर बैठ गई और स्वयं को भी उठाने लगी तो स्वयं उसे पकड़कर एकदम से उसे अपने करीब खींच लेता है। शहनाज स्वयं के सीने से लगी हुई थी और वो अपनी चमकीली आंखों से टुकुर टुकुर स्वयं की तरफ देख रही थी। तो स्वयं उसके होठों को रब करते बोला, महबूबा तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो। स्वयं के ऐसे रब करने से शहनाज के मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। वो स्वयं के हाथों को अपने होठों पर से हटाई और बोली, क्या कर रहे हैं आप? मैंने बताया ना मुझे बहुत दर्द हो रहा है। स्वयं शहनाज की कमर को अपने दोनों हाथों से जाकर जकड़ लिया और उसे और भी अपने करीब खींच लिया। अब दोनों के ही चेहरे एक दूसरे के चेहरे के बिल्कुल करीब थे। दोनों के ही गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रहे थे। शहनाज धीरे से स्वयं के चेहरे की तरफ देखती है। स्वयं अपनी इंटेंस नज़रों से शहनाज को देख रहा था, जिसे शहनाज भी महसूस कर पा रही थी और वो खुद को छुड़ाने लगी। तभी स्वयं उसे और भी कसकर पकड़ लेता और बोला, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है जाने दूंगा महबूबा। मैंने कहा ना कि मुझे बहुत तेज भूख लगी। आई एम सो हंग्री। स्वयं की आवाज़ में एक अलग ही कशिश थी जो कि शहनाज को बेचैन कर रही थी। शहनाज के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसने धीरे से एक नज़र स्वयं की तरफ देखा और बोली, आप छोड़िए तो मुझे, तभी मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। स्वयं का मन तो शहनाज को बिल्कुल भी छोड़ने का नहीं था, पर कुछ सोचकर उसने धीरे से शहनाज को छोड़ दिया। जैसे ही स्वयं ने शहनाज को छोड़ा वो जल्दी से दूर हो गई और तुरंत बेड से नीचे उतर गई। शहनाज को इतनी तेजी से खुद से दूर जाते देख स्वयं के होठों पर स्माइल आ गई। शहनाज ने एक नज़र स्वयं की तरफ देखा और भागती हुई रूम से बाहर निकल गई। रूम से बाहर आते ही शहनाज वहां खड़ी हुई और अपनी बड़ी हुई धड़कनों को कंट्रोल करते हुए बोली, ओह मैं बच गई, वरना ऐसा लग रहा था जैसे आज ही मेरी जान ही ले लेंगे, क्रूल कहीं के। शहनाज मुंह बनाकर दबे पाँव किचन की तरफ बढ़ गई। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी को भी पता न चले। वो धीरे से किचन में गई और लाइट ऑन किया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बनाए। फिर कुछ सोचते हुए वो जल्दी से कैबिनेट को ओपन करती है और उसमें से मैगी का पैकेट निकाल कर फिर वो फ्रिज को खोलकर उसमें से कुछ वेजिटेबल्स निकालती है। उसे जल्दी जल्दी से चॉप करने लगती है। उसके बाद वो गैस ऑन करके सबसे पहले उस वेजिटेबल्स को पानी में डालकर बॉयल करने लगी। फिर मैगी को डालकर उसमें पकाने लगी। थोड़ी देर बाद वो पनीर के कुछ टुकड़े कट कर उसे मिला दी। कुछ ही देर में किचन में मैगी की खुशबू चारों तरफ फैल गई। उसी समय अचानक शहनाज को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई वहां आ रहा है। वो सच में डर गई। तभी उसे अपने कमर के चारों तरफ किसी के हाथ लपेटे हुए महसूस हुए। पहले तो वो घबरा गई, पर जैसे ही वो स्वयं के बॉडी से आ रही खुशबू को फील की तो वो रिलैक्स हो गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप रूम में जाइए, मैं अभी आपके लिए लेकर आ रही हूँ। स्वयं अपने चिन को शहनाज के कंधे पर रखा और एसएमएस करते हुए अपने मैग्नेटिक वॉइस में बोला, महबूबा मैं क्या करूं, तुमसे 1 मिनट की भी दूरी मुझे बेचैन कर जाती है। अच्छा जी, ये सब ड्रामा बंद करिए और रूम में जाइए, वरना किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। स्वयं ने शहनाज को अपनी तरफ किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, क्या तुम डर रही हो महबूबा? शहनाज कुछ नहीं बोली। वो वापस से खुद को छुड़ाकर मैगी बनाने लगी। स्वयं एक बार फिर से शहनाज को पीछे से पकड़ लिया और उसे फिर से उससे पूछता है, बताओ ना महबूबा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? आप मुझे परेशान मत करिए। आप ऐसे मुझे परेशान करेंगे तो मैं मैगी कैसे आपके लिए बनाऊंगी? स्वयं धीरे से शहनाज के कंधे पर किस करते हुए बोला, क्या सच में मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ महबूबा? स्वयं के ऐसा करते ही शहनाज के पूरे शरीर में तेज करंट दौड़ा।
उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे थे और उसके दिल की धड़कनें और तेज हो गई थी, जिसे स्वयं भी महसूस कर पा रहा था। अब शहनाज समझ गई थी कि स्वयं मारने वाला नहीं है, इसलिए वो अपने काम पर ध्यान देने लगी। कुछ मिनट बाद ही मैगी बनाने के बाद वो जल्दी से गैस को ऑफ करके मैगी को एक प्लेट में निकाल लिया और स्वयं की तरफ एक नज़र देखते हुए बोली, ये लीजिए, खा लीजिए। इतना कहकर वो जाने लगी, तभी स्वयं ने फिर से उसे पकड़ लिया और बोला, बिल्कुल भी नहीं महबूबा, ऐसे तो मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथों से खाना है। स्वयं की बात सुन शहनाज आंखें फाड़े उसकी तरफ देखने लगी। स्वयं शहनाज के चेहरे की तरफ झुका और बोला, क्या हुआ महबूबा, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? शहनाज मुंह बनाकर बोली, आप कोई बच्चे नहीं है जो मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊं। वो तो मुझे नहीं पता, पर मुझे तुम्हारे हाथों से खाना है। इतना कहकर स्वयं मैगी की प्लेट को शहनाज के हाथों में पकड़ा दिया। शहनाज भी चुपचाप उस प्लेट को पकड़ ली। तभी स्वयं तुरंत एक झटके में उसे अपनी गोद में उठा लेता है, उसे लेकर रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ सितारा वाशरूम से फ्रेश होकर रूम में आई तो सामने बेड पर बैठे रजत को देखकर चौंक गई और उसके मुंह से अचानक निकला, आप और यहाँ? सितारा की आवाज़ सुन रजत जल्दी से उठा और उसके बिल्कुल करीब आकर उसके मुंह पर अपने हाथ रखकर बोला, धीरे बोलो यार, मॉम और डैड का रूम पास में ही है। अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो तुम्हें पता है ना कि मॉम मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी। सितारा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि रजत ने उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ था। रजत ने जब देखा कि सितारा कुछ बोल नहीं रही है तो थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं कब से इतना कुछ बोल रहा हूँ। सितारा आंखों से रजत को हाथ हटाने के लिए बोलती है तो रजत ये देखकर मुस्कुरा देता है और बोलता है, अगर मैं अपना हाथ तुम्हारे मुंह पर से ना हटाऊं तो वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही खड़ी रहो और मैं तुम्हारे बिल्कुल इतना ही करीब खड़ा रहूं। ये देखकर सितारा गुस्से से उसके हाथ को अपने मुंह पर से झटक देती है और फिर तेज तेज सांसें लेने लगती है। इस समय रजत को सितारा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रजत की नजरें सितारा के होठों पर जाकर ठहर गई। वो अब खुद को रोक नहीं पाया और एकदम से आगे बढ़कर सितारा के होठों पर किस कर लेता है। ये देखकर सितारा उसे घूर कर देखने लगी तो रजत मुस्कुराते ही बोला, क्या हुआ जान, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? वो लगेगा भी कैसे, तुम्हें तो लॉन्ग किस चाहिए, मैंने तो सिर्फ एक सॉफ्ट किस किया है, राइट? रजत के ऐसा बोलने से सितारा चौंक गई और वो गुस्से से उसके कंधे पर मारने लगी और मारते हुए बोली, ऐसा मैंने कब कहा? आप हमेशा खुद से किस करते रहते हो, चले जाओ मेरे रूम से, वरना मैं अभी सबको बता दूंगी कि आप मेरे रूम में आए हो। फिर आप जानते हो ना कि आंटी आपका क्या हाल करेंगी। जान, ये क्या हरकत है, इस तरह से कौन करता है, और वो भी अपने होने वाले पति के साथ? अभी से ये हाल है तो शादी के बाद तो ना जाने तुम क्या करोगी। तुम तो शायद मेरी मॉम अपने साइड कर मुझे हमेशा मार खिलाती रहोगी। सितारा भी एटीट्यूड से बोली, ऑफ कोर्स, आप ऐसी हरकतें करेंगे तो डेली मार खाओगे। मैं तो आंटी के साथ मिलकर एक टीम बना लूँगी और फिर हम दोनों मिलकर आपकी क्लास लेंगे। और मुझे अच्छे से पता है आंटी मुझे आपसे ज़्यादा प्यार करेंगी। हम दोनों मिलकर आपको बहुत परेशान करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। रजत बस एक टक सितारा को देखे जा रहा था क्योंकि ये सब बोलती हुई सितारा बहुत खुश लग रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अचानक ही सितारा को जब वो महसूस हुआ तो उसने सामने रजत की तरफ देखा तो रजत उसे ही देख रहा था। वो कंफ्यूज भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ कि शादी के बाद तो मेरी बहुत बुरी हालत होने वाली है। तुम तो मेरी मॉम के साथ मिलकर मेरा कचूमर बनाने वाली हो। ये सुनकर सितारा हंसने लगी और वो रजत की तरफ देखी, अपनी जीभ निकालकर उसे चिढ़ाते हुए बोली, वो तो है, आपको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, आप मुझे बहुत परेशान करते जो हो। अच्छा ये बात है, रुको मैं अभी बताता हूँ। इतना कहकर रजत सितारा की तरफ जाता है तो सितारा तुरंत ही दूसरी साइड हो गई और उसे अपनी जीभ दिखाने लगी। रजत फिर से उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो सितारा दूसरी तरफ चली गई और हंसती बोली, आप मुझे पकड़ नहीं पाओगे, वैसे भी आप हमेशा से जानते हो मैं रेस में हमेशा नंबर 1 आती हूँ। अच्छा, मैं भी बताता हूँ इस चैंपियन को। इतना कहकर रजत ने लंबा कदम बढ़ाया और एक ही झटके में सितारा को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। इस बीच दोनों ही एक दूसरे को संभाल नहीं पाए और सीधे बेड पर जाकर गिरे। अब सितारा रजत के ऊपर थी और रजत सितारा के नीचे। सितारा अपनी बड़ी बड़ी आंखों को बार बार झपकाते हुए रजत को देख रही थी। वहीं रजत सितारा की तरफ देखते बोला, तो बोलो चैंपियन, कैसा लगा मुझसे हार कर? सितारा कुछ नहीं बोली, वो खुद को छुड़ाने लगी। ये देखकर रजत तुरंत पलट गया। अब सितारा नीचे थी और रजत उसके ऊपर। सितारा मुंह बनाकर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोना है मुझे।
तो सो जाओ ना, किसने मना किया है? और मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं आज अपनी जान के साथ सोना चाहता हूँ। रजत बड़े ही प्यार से सितारा को अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, लगता है आपको मार खाने का मन कर रहा है, राइट? सितारा के ऐसे बोलने पर रजत एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, अच्छा, कौन मारेगा मुझे? तुम मारोगे मुझे जान? सितारा मुंह बनाकर बोली, हाँ, आप अच्छे से जानते हैं। मैं तो मारूंगी ही नहीं, मैं ना आंटी जी को बोल दूंगी, फिर वो आपके कान पकड़कर आपको रूम से बाहर निकालेंगी। जान, दिस इज नॉट फेयर। तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। इतना कहकर बेड पर से अच्छे से एडजस्ट हो गया और सितारा को अपनी बाहों में भर लिया। सितारा कसमसा रही थी, पर रजत उस पर अपनी पकड़ को कसते बोला, जान चुपचाप सो जाओ ना, अभी वैसे भी मैं बहुत थका हूँ और मैं अभी कुछ नहीं करना चाहता, और जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम भी बहुत थकी हुई हो, तो आज तुम रेस्ट कर लो, कल रात में तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। रजत की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर सितारा मुंह खोल उसे देखने लगी। तभी रजत सितारा की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ तुम्हें? आज वो सब करना है, तुम बोलो तो थोड़ा सा रोमांस हो जाए। अगर तुम कहोगे तो मैं रेडी हो जाऊंगा। सितारा मुंह फुलाई और रजत को मारती बोली, तुम बेशर्म इंसान। ये सुनकर रजत तेज तेज हंसने लगा और उसे वापस से अपनी बाहों में भर लेता है। फिर उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। सितारा भी मुस्कुराते हुए रजत के सीने से लग गई और उसके शर्ट को पकड़कर आंखें बंद करके सो गई। वहीं दूसरी तरफ शहनाज के रूम में तो कुछ अलग ही माहौल था। स्वयं शहनाज को अपनी गोद में लिए रूम में आया और उसे वहीं सोफे पर बैठा दिया। फिर उसके हाथ से प्लेट लेकर एक साइड टेबल पर रखता है, फिर खुद वहीं उसके बगल में सोफे पर बैठा शहनाज के हाथ को पकड़कर एक झटके में अपने करीब खींच लिया। शहनाज सीधे स्वयं के सीने से जा लगी। स्वयं उसे अपनी बाहों में भरता और फिर अपने दूसरे हाथ को आगे बढ़ाकर टेबल पर से मैगी का प्लेट उठाया और उसे शहनाज के हाथों में पकड़ाते बोला, चलो महबूबा, जल्दी से मुझे खिला दो, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये सब बातें स्वयं किसी बच्चे की तरह बोल रहा था, जिसे सुनकर शहनाज को हंसी आ गई। वो स्वयं के गाल को खींचते बोली, यू आर सो क्यूट। अच्छा, तो मैं तुम्हें क्यूट लग रहा हूँ? जब बेड पर आऊँगा फिर मुझे बताना कि मैं क्यूट हूँ या वाइल्ड। स्वयं बड़ी ही सेक्सी आवाज में शहनाज से बोला। शहनाज का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने हैरानी से स्वयं की तरफ देखते हुए बोले, यू छी, कैसी बातें कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको, शैतान कहेंगे। तभी स्वयं मैगी की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो सब तो बाद में बातें होगी महबूबा, इससे पहले मुझे खिलाओ। शहनाज मुंह बनाई और स्पून में मैगी को उठाकर स्वयं के होठों के करीब ले गई। तभी अचानक स्वयं उसके हाथ को पकड़कर शहनाज के मुंह की तरफ स्पून लेकर और आंखों से इशारा करते हुए बोला, महबूबा पहले तुम खाओ। शहनाज कुछ सेकंड तक स्वयं की तरफ देखती है और फिर चुपचाप मुंह खोलकर खा लेती है। पर अभी शहनाज उसे निकल पाती उससे पहले ही स्वयं उसके सर को पीछे से पकड़कर एकदम से अपने करीब खींचता है और उसके होठों को अपने होठों में दबोच लेता है। स्वयं शहनाज को बड़े ही पेशेंटली किस करने लगता है। किस करते हुए ही स्वयं अपनी जीभ को शहनाज के मुंह के अंदर एंटर करने लगता है, पर शहनाज अपना मुंह नहीं खोल रही थी। स्वयं तुरंत उसके उबारों पर अपने हाथ रखकर हल्का सा प्रेस करता है, जिससे शहनाज के मुंह से एक आह निकल जाती है। तो स्वयं इसका फायदा उठाकर तुरंत अपनी जीभ को उसके मुंह के अंदर एंटर करता है और झटके से मैगी को अपने मुंह में ले लेता है। ये होते ही शहनाज की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वहीं स्वयं अभी भी उसके होठों को नहीं छोड़ रहा था, वो इसी तरह मैगी खाते हुए उसे किस कर रहा था। शहनाज बिल्कुल शॉक थी, साथ ही साथ उसके पूरे शरीर में तेज सिहरन दौड़ रहा था। वहीं स्वयं की किस समय के साथ साथ और भी ज़्यादा डीप और पैशनेट होने लगी थी, जिससे शहनाज को अपने होठों पर दर्द हो रहा था। वो स्वयं को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर स्वयं ताकि उसे छोड़ ही नहीं रहा था। काफ़ी देर बाद जब स्वयं को एहसास होता है कि शहनाज सांस नहीं ले पा रही है, तो उसके होठों को छोड़ देता है। जैसे ही स्वयं शहनाज के होठों को छोड़ता है, शहनाज तेजी से सांसें लेने लगती है और वो घूर कर स्वयं को देखती है। वहीं स्वयं अपनी नशीली निगाहों से एक टक शहनाज के होठों को देखे जा रहा था। इतने पैसे किस करने के कारण शहनाज के होठ बिल्कुल चेरी जैसे रेड हो गए थे, जो कि स्वयं को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। कुछ सेकंड बाद जब शहनाज बढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल कर लेती है, तो वो स्वयं की तरफ घूर कर देखते हुए बोलती है, आप बहुत बुरे हैं। ये क्या किया आपने? जब आपको मैगी खानी थी तो पहले खा लेते ना, ऐसे क्या मेरे मुंह में डालकर। और इतना बोलते हुए शहनाज चुप हो जाती है, क्योंकि उसे वो सब सोच कर ही बहुत शर्म आ रही थी। उसका चेहरा रेड हो गया था। ये देख स्वयं तिरछी स्माइल के साथ बोलता है, क्या हुआ महबूबा, आगे कुछ नहीं बताओगे कि मैंने क्या किया? शहनाज तिरछी निगाहों से उसे घूरती है और फिर मुंह फुला के लेती है और गुस्से से बोलती है, अब मैं आपको नहीं खिलाऊंगी, आप खुद ही खाएं।
इतना कहकर उठने लगती है, तभी स्वयं उसकी कमर को पकड़ लेता है, जिससे शहनाज उठ नहीं पाती। शहनाज घूरकर स्वयं को देखती है और उससे बोलती है, आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। स्वयं हंसते हुए बोलता है, क्या कर रहा हूँ, मुझे तो भूख लगी और मैं बस खा रहा हूँ, चलो अब जल्दी से मुझे खिलाओ। शहनाज खुद को छुड़ाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, अब मैं बिल्कुल भी आपको नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि आप हर बार मुझे ऐसे ही परेशान करेंगे। स्वयं शहनाज की गाल को सहलाते हुए बोलता है, ओ महबूबा, तुम समझती क्यों नहीं, वो क्या है ना, मुझे मैगी के साथ साथ लॉलीपॉप भी खाने का मन कर रहा था। शहनाज हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, लॉलीपॉप, पर मेरे पास तो लॉलीपॉप नहीं था। स्वयं ये सुनकर मुस्कुराता है और बोलता है ना महबूबा, तुम्हारे पास तो वर्ल्ड का बेस्ट लॉलीपॉप है, ऐसा लॉलीपॉप जिसे मैंने आज तक कभी भी नहीं टेस्ट किया। शहनाज अभी भी स्वयं की बातों को समझ नहीं पा रही थी। तभी स्वयं अपने अंगूठे से शहनाज के होठों पर रब करता है, जिससे शहनाज के मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है, क्योंकि स्वयं ने शहनाज के होठों पर किस करते हुए उस पर बाइट कर दिया था। शहनाज मुंह फुलाकर बोली, क्या कर रहे हो। स्वयं शहनाज के होठों की तरफ झुककर बोलता है, तुम ही तो मुझसे पूछ रही थी कि कहाँ है लॉलीपॉप, तो तुम्हें बता रहा हूँ, यही है मेरा लॉलीपॉप। इतना बोल स्वयं एक बार फिर से शहनाज के होठों पर किस कर लेता है। शहनाज गुस्से से उसे दूर करती है और बोलती है, दूर हटो, दर्द हो रहा है, समझे, और दूर रहिए मुझसे। आपको कुछ भूख नहीं लगी है, आप सिर्फ मुझे परेशान करने आए। ऑफ कोर्स महबूबा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आई एम सो हंग्री, बट क्या करूँ, मुझे जिस चीज़ की भूख लगी वो तुम तो मुझे खाने नहीं दोगी। पर मैं भी तुमसे वादा करता हूँ, बहुत जल्द मैं अपने भूख को मिटाऊंगा भी, और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। शहनाज आंखें फाड़े स्वयं को देख रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे स्वयं की कही हुई बातों को समझ गई थी। अब उसका चेहरा टमाटर की तरह पूरा लाल हो गया था, चेहरे के साथ साथ उसके कान भी लाल हो गए थे। वो अब स्वयं की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। ये देखकर स्वयं के होठों पर डेविल सी स्माइल आ गई। उसे इस वक्त अपनी महबूबा बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। जैसे ही स्वयं आगे बढ़ता है, तभी शहनाज स्पून में मैगी लेकर एक झटके में स्वयं के मुंह में डाल देती है और बोलती है, चुपचाप खाइए, अब आप कुछ भी शैतानी नहीं करेंगे, वरना मैं शोर मचा के सबको बता दूंगी कि मेरे कमरे में कुछ चोर घुस आया, फिर आप तो जानते हैं कि आपका क्या हाल होगा। स्वयं मैगी खाकर शहनाज से बोलता है, रियली महबूबा, ऐसा है तो तुम करके दिखाओ, आखिर मैं भी तो चाहता हूँ कि तुम सबको बता दो हमारे बारे में, फिर हम ऐसे चोरी छिपे नहीं मिलेंगे, फिर मैं खुलेआम तुमसे मिलने आ सकता हूँ, और तुम्हें मैं अपने साथ यहाँ से लेकर भी जा सकता हूँ। शहनाज घूर कर स्वयं को देखते हुए अपने मन में बोलती है, कितनी बेशर्म इंसान है ये, हर वक्त पता नहीं क्या सोचता रहता है। इतना बोलकर वो फटाफट सारा मैगी स्वयं को खिलाने लगती है, पर स्वयं भी कहाँ शांत रहने वाला था। वो मैगी खाने के साथ साथ शहनाज को परेशान भी कर रहा था। कभी वो अपने मुंह से मैगी शहनाज को खिलाने लगता, और शहनाज चाह कर भी उसे रोक नहीं पा रही थी। कुछ देर में मैगी फिनिश करने के बाद स्वयं तुरंत शहनाज को अपनी गोद में उठाता है और उसे बेड पर लेकर आ जाता है। ये देख शहनाज उससे बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे, चुपचाप से यहाँ से जाइए। स्वयं शहनाज को बेड पर ले जाने के बाद खुद भी उसके बगल में लेट जाता है, बोलता है, अब मैं बहुत थक गया महबूबा, और मैं तुम्हारी बाहों में सुकून से सोना चाहता हूँ। शहनाज उसे धकेलती हुई बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, आप जाइए यहाँ से। पर शहनाज के इतना कहने पर भी स्वयं कहाँ मानने वाला था। वो शहनाज की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका लेता है और उसके गले पर किस करते हुए बोलता है, बस करो महबूबा, अब तुम ज़्यादा चिल्लाओगी तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, फिर कहीं मैं वो गुस्ताखी ना कर बैठूं जो मैं अभी नहीं करना चाहता। जैसे ही शहनाज को समझ आता है, वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद स्वयं शहनाज से अलग होता है और फिर उसकी चेहरे की तरफ देख मुस्कुरा देता है, फिर उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। जहां आज उन चारों के लाइफ में खुशियां थी, वहीं कहीं पर किसी की दर्द भरी रात बीत रही थी। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाए हुए बोली, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, स्वयं और शहनाज, तुम दोनों के कारण ही आज मेरी हर रात दर्द भरी होती है, स्पेशली शहनाज, तुम्हें तुम्हें तो मैं जान से मार डालूंगी। जिस दर्द को मैं झेल रही हूँ ना, वैसा ही दर्द मैं तुम्हें नहीं दिया तो मेरा नाम भी मिशा नहीं। जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं, मिशा थी, और ये वही आदमी था जो उस दिन के बाद से हमेशा मिशा को अपने पास कैद करके रखा हुआ था, और हर रात वो उसके साथ जानवरों की तरह बिहेव करता था। अगली सुबह सितारा की नींद खुलती है तो देखती है कि रजत अभी भी उसे अपनी बाहों में लिए सो रहा है। ये देख सितारा खुद को रजत के पकड़ से छुड़ाने लगती है, पर रजत उसे कसकर जकड़े हुए सोया था। ये देख सितारा मुंह बनाकर बोलती है, ये भी ना, इतना कसकर कौन पकड़ता है, जैसे लग रहा है कि मैं कोई चोर हूँ और ये पुलिस, और मैं भी जैसे कभी भी भाग सकती हूँ।
ये कहते हुए मुंह बनाती है। फिर वो बड़ी मुश्किल से खुद को रजत की पकड़ से छुड़ाती है। तभी रजत की आंखें खुल जाती है। वो तुरंत ही सितारा को वापस से पकड़ लेता है। इससे पहले कि सितारा कुछ कहती, रजत उसके ऊपर आ जाता है और उसके होठों पर किस करने लगता है। सितारा बिल्कुल ही शौक रह जाती है। कुछ देर में रजत उससे दूर होता है और उससे बोलता है, गुड मॉर्निंग जान। सितारा पहले तो मुंह बनाती है और फिर वो भी उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। तभी उनके रूम का डोर नॉक होता है। डोर नॉक की आवाज़ सुन सितारा और रजत हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, बाहर से रजत की मॉम की आवाज़ आती है, सितारा बेटा क्या तुम उठ गई हो? अपनी मॉम की आवाज़ सुन रजत घबरा जाता है और वो जल्दी से उठकर इधर उधर छिपने के लिए जगह ढूंढने लगता है, जिसे देख सितारा को हंसी आने लगती है। बहुत हंसी आ रही है ना जान, इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। तभी सितारा अपनी हंसी को दबाते हुए बोलती, अरे मैं क्या करूं, आप ऐसा काम ही करते थे। अब तो लगता है आज आपकी अच्छे से पिटाई होकर ही रहेगी। रजत तुरंत सितारा के पास आता है और उसके गालों को पकड़कर उसके होठों पर तेजी से बाइट कर देता है, जिससे सितारा की चीख निकल जाती है। रजत उसे बाइट करते हुए बोलता है, ये तुम्हारी पनिशमेंट है, बाकी की पनिशमेंट मैं तुम्हें बाद में दूंगा। इतना कहकर वो तुरंत बालकनी की तरफ जाता है और बालकनी से छलांग लगा देता है। सितारा जैसे ही रजत को ऐसे छलांग लगाते हुए देखती है तो वो घबरा जाती है, पर जब वो देखती है कि रजत सही सलामत है तो वो चैन की सांस लेती है और मन ही मन बोलती है, इंसान भी ना किसी दिन मेरी जान लेकर मानेंगे। इतना बोलकर रूम में आती है और तुरंत डोर ओपन करती है। सामने रजत की मॉम को देख वो गुड मॉर्निंग विश करती है। फिर वो फ्रेश होकर बाहर आने का कहकर वॉशरूम में चली जाती है। वहीं शहनाज की जब आंखें खुलती है तो वो देखती है कि स्वयं पहले से वहां से जा चुका था। उसकी नज़र वहीं पीलो के पास रखे एक पेपर और उसके बगल में रखे चॉकलेट के ऊपर जाती है। वो उस पेपर को उठाकर देखती है जिस पर बड़े ही खूबसूरत हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, कब वो दिन होगा जब मैं तुम्हारे उठने पर भी तुम्हारे सामने रहूंगा। कब वो दिन होगा जब मुझे ये चोरी छिपे तुमसे मिलना ना आना होगा। कब वो रात आएगी जब मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाऊंगा। कब वो दिन होगा जब मैं तुम्हें खुद अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम में लेकर जाऊंगा। महबूबा, मैं भी क्या क्या सोचता हूँ, पर मुझे पूरा यकीन है ये सब बहुत जल्द पूरा होगा, क्योंकि अब मैं और तुमसे दूर नहीं रह सकता। और हाँ, एक और बात महबूबा, मुझे मेरी लॉलीपॉप बहुत पसंद है, तो उसे कुछ होने मत देना। और हाँ, इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा है, तो इसे जरूर खा लेना। आई एम श्योर मेरी लॉलीपॉप को वो बहुत पसंद आएगा। ये सब पढ़ती हुई शहनाज एक बार फिर से पूरी लाल हो गई थी। उसकी नजरें अपने दूसरे हाथ में रखे चॉकलेट पर पड़ी, जो कि उसका फेवरेट था। एक पल के लिए शहनाज चौंक जाती है कि स्वयं को उसकी फेवरेट चॉकलेट के बारे में कैसे पता, पर फिर वो मुस्कुराते हुए बोलती, बेशर्म इंसान। फिर शहनाज बेड पर से नीचे उतरती है, सीधे बाथरूम चली जाती है। कुछ देर बाद बाथरूम से बाहर निकलती है। अभी वो पिंक कलर की कुर्ती और ब्लैक कलर की जीन्स में थी। उसने अपने गीले बालों को टॉवल से बांध रखा था। वो धीरे धीरे अपने बालों को खोलती है, फिर हेयर ड्रायर से बालों को सुखाकर तैयार होती है। वो जैसे ही रूम से बाहर जाने लगती है तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे चॉकलेट पर जाती है, जिसे देख उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो तुरंत चॉकलेट उठाती है और उसे खा लेती है। चॉकलेट खाते हुए उसके होठों पर एक अलग ही स्माइल थी। वो किसी बच्चे की तरह चॉकलेट खा रही थी। वहीं कोई था जो ये सब कुछ देखकर अपने होठों को दांतों के बीच दबाए बैठा था। ये कोई और नहीं, स्वयं था, जो कि अपने स्टडी रूम में बैठा ये सब कुछ देख रहा था। जैसे ही वो देखता है कि शहनाज के होठों के किनारे पर चॉकलेट लगी है, तो उसका जी करता है कि वो भी जाकर चॉकलेट को अपने होठों के जरिए साफ करे। पर तभी वो देखता है कि शहनाज खुद से जीभ को बाहर निकालकर चॉकलेट को बड़े ही मजे से खा रही है। ये देखकर तो स्वयं का गला सूखने लगता है। वो गहरी सांस लेते हुए बोलता है, महबूबा, अब क्या जान लेने का इरादा है? कुछ देर बाद शहनाज एक नज़र खुद को मिरर में देखकर वहां से बाहर की तरफ चली जाती। शहनाज को ऐसे जाते देख स्वयं ने गहरी सांस ली और खुद से बोला, ऐसे चलता रहा तो मैं एक दिन पागल हो जाऊंगा। बस अब और नहीं महबूबा, तुम्हें अब बहुत जल्द मेरा होना होगा। ये बोलते हुए स्वयं की आंखों में एक अलग ही जुनून और पागलपन दिखाई दे रहा था। उसी समय स्वयं की स्टडी रूम का डोर पर नॉक की आवाज आई। स्वयं खुद को अब तक नॉर्मल कर चुका था। वो सोफे पर पीछे की तरफ अपना सर कर टिकाए हुए बैठे ही अपनी भारी आवाज में बोला, कमिंग। स्वयं के बोलते ही उसका असिस्टेंट स्टडी रूम का डोर ओपन कर अंदर आया और स्वयं की तरफ देखते बोला, गुड मॉर्निंग सर। स्वयं ने सिर्फ अपना सर हिला दिया। तभी वो असिस्टेंट धीरे से बोला, बॉस आपको कुछ बताना है। स्वयं उसी तरह अपनी आंखों को बंद किए हुए सोफे पर बैठे हुए ही बोला, हाँ बोलो, क्या बताना है?
असिस्टेंट थोड़ा घबराते हुए बोला, वो बॉस, आपकी मॉम आपसे मिलने के लिए यहाँ आ रही है। जैसे ही स्वयं ने ये सुना तो चौंक गया। वो एकदम से अपनी आंखें खोल सामने खड़े असिस्टेंट की तरफ घूरकर देखने लगा। असिस्टेंट जैसे ही स्वयं को खुद की तरफ इस तरह से घूरता हुआ पाया तो अपनी नजरों को नीचे झुका लिया। स्वयं उसकी तरफ घूरकर देखते हुए बोला, मॉम यहाँ क्यों आ रही है? क्या तुमने उनसे कुछ कहा है? वो असिस्टेंट घबरा गया और डरते हुए बोला, वो मैम को आपके और शहनाज मैडम के बारे में पता चल चुका है। स्वयं ये सुनते ही असिस्टेंट को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। सामने खड़ा उसका असिस्टेंट राघव डर से मन ही मन बोला, ये डेविल तो लगता है आज मुझे ही खा जाएगा। ना जाने मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने इससे स्कूल टाइम में दोस्ती कर ली। मुझे तो ये कितना सीधा साधा मासूम सा लगता था, पर मुझे क्या पता कि स्कूल टाइम में तो मासूम था, पर बड़े होने के बाद इतना खतरनाक हो जाएगा। जहां राघव अपने मन ही मन ये सब बोल रहा था, वहीं सामने बैठा स्वयं उसे लगातार घूरे जा रहा था। जैसे ही राघव को एहसास हुआ, हड़बड़ा गया और बोला, सॉरी सर, मैं कुछ नहीं कर सकता था। आप तो मैम को अच्छे से जानते हैं ना? स्वयं ने ये सुनते ही गहरी लंबी सांस लिया और खुद के गुस्से को कंट्रोल करने लगा। वो तुरंत ही वहीं पास में रखे ड्रॉर को ओपन करते और उसमें से गन को निकाला। जैसे ही राघव ने देखा, डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। वो डरते हुए बोला, ये क्या कर रहा है तू? माना कि मैं तेरा असिस्टेंट हूँ, पर मैं तेरा दोस्त भी हूँ। तू इस तरह से मुझे नहीं मार सकता यार। तू अच्छे से जानता है कि आंटी जी कहाँ किसी की सुनती हैं, वो हमेशा अपनी ही सुनती हैं। और फिर तू तो जानता है वो तो मुर्दों के मुंह से भी सच उगलवा ले। तो मैं तो एक सीधा साधा मासूम सा क्यूट सा प्यारा सा बच्चा हूँ। अच्छा, तो तू बच्चा है? मुझे तो पता ही नहीं था। जब तू बच्चा है तो यहाँ क्यों है? जाकर बेबी कैंप में झूल और बोतल लेकर दूध पी। मुझे अपने लिए एक अच्छा असिस्टेंट चाहिए, ना कि कोई छोटा बच्चा। स्वयं घूरते हुए राघव से बोला। राघव ये सुन अपनी आंखें बड़ी किए स्वयं की तरफ देखने लगा और मन ही मन बोला, जल्लाद कहीं का। अच्छा, मैं सब सुन रहा हूँ। स्वयं उसे घूरकर बोला तो राघव घबरा गया और तुरंत बोला, क्या? पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। स्वयं अपने हाथ में पकड़े गन को गोल गोल घुमाने लगा और फिर उससे अपने माथे पर रब करते हुए बोला, तो मॉम कब आ रही है? राघव डरते हुए बोला, वो निकल चुकी हैं, शायद कभी भी आ सकती हैं। ये सुनकर स्वयं राघव को एक बार फिर से घूरने लगा, जिससे राघव की हालत खराब हो गई। वो डरते हुए बोला, मैं कब से बताना चाह रहा था पर तू यहाँ था ही नहीं, तो मैं तुझे बताता कैसे? इसलिए इतना बोल राघव चुप हो गया। स्वयं अभी राघव को कुछ बोलता उससे पहले ही नीचे से कुछ आवाज सुनाई दी। स्वयं और राघव दोनों ही एक साथ बोले, मॉम, आंटी। फिर दोनों ने एक नज़र एक दूसरे की तरफ देखा। उसके बाद तुरंत ही दोनों स्टडी रूम से बाहर आए। स्वयं तेज कदमों के साथ चलते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और वहां से वो तुरंत नीचे आने लगा। सामने ही सोफे पर एक मिडिल एज की औरत बैठी हुई थी, जिसकी उम्र करीब 40 से 45 साल की लग रही थी। पर उस औरत को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनकी उम्र इतनी है। वो देखने में करीब 30 साल की ही लगती थी। स्वयं की मॉम ने खुद को काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखा था। अभी स्वयं की मॉम सामने खड़ी मेड को ऑर्डर दे रही थी, तभी पीछे से स्वयं की आवाज़ आई, मॉम आप। स्वयं की मॉम नीरजा जी अपने बेटे की आवाज़ सुनते ही पीछे मुड़कर देखती है तो स्वयं सीढ़ियों से होते हुए नीचे उतर कर आ रहा था। नीरजा जी सामने खड़ी मेड को ऑर्डर देकर वहाँ से जाने का इशारा किया, फिर अपने बेटे की तरफ देखने लगी। स्वयं चलकर अपनी मॉम के पास आया और जैसे ही कुछ बोलने वाला था उससे ही पहले नीरजा जी चिल्लाकर बोली, वहीं पर रुक जाइए। स्वयं ये सुनकर अपनी जगह पर रुक गया और मुंह बनाकर बोला, मॉम, नॉट अगेन। आपका वही ड्रामा? नो, आई कॉन्ट टॉलरेट एनी मोर। नीरजा जी सोफे पर से उठी और अपने बेटे के पास चलकर गई, फिर अपने एक हाथ को आगे बढ़ा दी। ये देख स्वयं ने गहरी सांस लिया और फिर वो भी अपने एक हाथ को आगे बढ़ाया। फिर दोनों जैसे कोई क्लोज फ्रेंड मिलते हो वैसे ही ताली बजाते हुए और अपने हाथ को घुमाते हुए एक दूसरे के गले लगे। स्वयं हंसते ही बोला, मॉम, आप कब ये बच्चों वाली हरकत करना छोड़ोगी? आप मेरी मॉम हो, पर आप तो ऐसे बिहेव करती है जैसे आप मेरी गर्लफ्रेंड हो। नीरजा जी गुस्से से स्वयं को घूरी और बोली, नालायक, तेरी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चलने लगी है? तुझे यहाँ अकेले क्या रहने दिया? तेरे तो पर निकल आए हैं। भूल मत, मैं तेरी मॉम हूँ, पर मैंने हमेशा तुझे अपना एक फ्रेंड ही समझा है। पर मुझे नहीं पता था कि मेरा फ्रेंड मेरे से दूर होने के बाद मुझसे बातें भी छुपाने लगेगा। चल यहाँ से। इतना बोलकर नीरजा जी स्वयं के हाथों को पकड़कर उसे सोफा पर लाकर बिठाती हैं। स्वयं के बैठती नीरजा जी भी स्वयं के बगल में बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, और बताओ कैसी है मेरी बहू? ये सब बोलते हुए नीरजा जी की आंखों में दुनिया भर की चमक थी।
स्वयं ने जैसे ये सुना वो अपना माथा पीट लेता है, क्योंकि उसे पता था कि आगे उसकी मॉम ने क्या क्या सवाल आएंगे। कुछ दूर पर खड़ा राघव भी ये सब देख रहा था और उसे बड़ी हंसी आ रही थी। वो अपना मुंह दबाए हंस रहा था। तभी नीरजा जी के सवालों की झड़ी लग गई। क्या वो दिखने में गोरी है? क्या वो लंबी है और प्यारी है? उसकी आवाज़ कोयल जैसी है? उसकी आंखें बड़ी बड़ी है कि नहीं? उसके बाल लंबे हैं कि नहीं? और वो किस घर से है? अच्छे घर की है? अगर अच्छे घर की भी नहीं है तो भी चलेगी, पर सुंदर होनी चाहिए, मुझे पसंद आनी चाहिए, तुम्हें टक्कर देने वाले होनी चाहिए और मेरे साथ तुम्हें हर वक्त परेशान करने वाली होनी चाहिए। ये सब है कि नहीं? ये सब सुनकर स्वयं का मुंह ही बन गया। अभी नीरजा जी आगे कुछ बोलती तभी स्वयं बोला, मॉम स्टॉप, कितना बोलते हो आप एक के बाद एक लगातार सवाल किए जा रहे हो। अब मैं आपको किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। नीरजा जी स्वयं के गालों को पकड़ती और बोलती हैं, क्या कहा तूने? मेरे सवालों के जवाब नहीं देगा? नालायक कहीं का। बड़े होते ही अपने मॉम से सारी बातें छुपाने लगा और अब जब मेरे लिए बहू ढूंढ लिया है तूने, मुझे बताया भी नहीं कि कैसी है। स्वयं खुद को छुड़ाते हुए बोला, माम छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, और हाँ, अगर आपको ये सब सवालों के जवाब चाहिए तो आप खुद उससे मिल लीजिए। जैसे नीरजा जी ने ये सुना उनकी आंखों में चमक आ गई और होठों पर बड़ी सी स्माइल। वो तुरंत बोली, हाँ तो चलो, अभी मैं अपनी बहू से मिलकर आती हूँ। ये सुनकर स्वयं हैरान हो गया। वहीं राघव भी हैरानी से नीरजा जी को देख रहा था। नीरजा जी सोफे पर से खड़ी हुई और स्वयं के हाथ को पकड़कर बोली, चलो जल्दी मेरे साथ, मुझे मिलना है उससे। स्वयं तुरंत अपनी मॉम के हाथ को छुड़ाते ही बोला, मॉम रुको, ऐसी कौन सी आपकी गाड़ी छूट रही है? अरे वो आपकी बहू ही तो है, आप उसे एक दो दिन बाद भी जाकर मिल सकते हो। एक बार मैं उसे इन्फॉर्म तो कर दूं। नीरजा जी स्वयं को घूरती हुई बोली, तू चुप रहे, मुझे तुझ पर 1% का भी विश्वास नहीं है। क्या पता तेरा कल मूड बदल जाए और तू बोले कि मुझे लड़कियों में नहीं, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है। मैं तो लूट जाऊंगी ना, फिर क्या होगा मेरा? मैं लोगों के सामने क्या कहूंगी कि मेरा बड़ा बेटा द स्वयं शेखावत एक गे है? छी छी छी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इससे हमारे खानदान की कितनी बेइज्जती होगी ना, और शेखावत खानदान का वारिस नहीं आएगा तो खानदान आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि मुझे तेरे छोटे भाई पर तो 1% पर विश्वास नहीं है, और अगर तू भी वैसा निकल गया तो मेरी जिंदगी ही नरक हो जाएगी। फिर क्या होगा तेरी इस बेचारी माँ का और तेरे तेरे बूढ़े बाप का? अपने मॉम के इस ड्रामे को देखकर स्वयं इरिटेट होने लगा। वो थोड़ा चिल्ला कर बोला, मॉम मैंने कितनी बार कहा है आप ज़्यादा फिल्में और टीवी सीरियल्स मत देखा करिए, और आपसे किसने कहा है कि मैं गी हूँ? ना जाने आपके मन में क्या क्या चलता रहता है। मेरे मन में सिर्फ मेरे बच्चे के लिए चिंता रहती है और कुछ नहीं। अब मैं 1% का भी रिस्क नहीं लेना चाहती। मुझे अभी इसी वक्त अपनी बहू से मिलना है तो मिलना है। नीरजा जी जिद करते हुए बोली। ये देख स्वयं हैरान था। तब तक नीरजा जी राघव की तरफ देखकर बोली, राघव जल्दी से कार निकालने के लिए बोलो, हम अभी चल रहे हैं अपनी बहू से मिलने। इस नालायक पर तो मुझे 1% का भी भरोसा नहीं है, पर तुम तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि मेरी बहू का घर कहाँ है। तो मुझे अभी इसी वक्त मेरी बहू के घर ले चलो। राघव चौंक गया। वो सोचने लगा कि वो क्या करे। वो एक नज़र स्वयं की तरफ देखता है तो स्वयं उसे तीखी नजरों से घूर रहा था। ये देखकर राघव की हालत खराब हो गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बॉस की बात सुने या बॉस की मॉम की। दोनों ही एक नंबर के हिटलर हैं। नीरजा जी घूर कर अपने बेटे की तरफ देखते बोली, उसे डराना बंद करो और तुम बताओ तुम्हें चलना है या नहीं। अपनी मॉम की जिद के आगे से हार गया और एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, ओके मॉम, मैं चल रहा हूँ, बट पहले फ्रेश होकर आने देगी, फिर मैं आपके साथ चलता हूँ। नीरजा जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, ओके। इतना बोलो जाकर सोफे पर बैठ गई। स्वयं भी सुनकर तुरंत ही सोफे पर से उठा और अपने रूम की तरफ जाने लगा। तभी नीरजा जी की आवाज़ उसके कानों में आई, स्वयं बेटा, यू हैव ओनली 20 मिनट। ये सुनते ही स्वयं की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोला, मॉम ये क्या है? नीरजा जी बोली, 19 मिनट बेटा, तुम जितना लेट करोगे उतना ही तुम्हारा टाइम कम होता जाएगा, इसलिए मुझसे लड़ने से अच्छा तुम जाकर अपना काम करो। स्वयं अपना सिर नाम में हिलाया और वहां से सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ गया। नीरजा जी राघव को अपने पास बुलाकर उससे बहुत सारी जानकारी लेने लगी। राघव बेचारे की तो हालत खराब थी, पर वो डरते हुए नीरजा जी को सब कुछ बता दिया। अपने बहू के बारे में इतना सब कुछ सुनकर नीरजा जी बहुत खुश हो गई। वो हंसते हुए बोली, अच्छा तो वो गिल खानदान की बेटी है, ये भी बता दो मुझे। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो डरते हुए बोला, आंटी अगर आप स्वयं से पूछेंगी तो ज़्यादा सही रहेगा।
कहीं उसे पता चला कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया तो मुझे छोड़ेगा नहीं। आप तो अच्छे से जानती हैं कि आपका बेटा कितना खतरनाक है। नीरजा जी राघव को घूर कर बोली, क्या कहा? खतरनाक? तुमने मेरे बेटे को खतरनाक? नहीं, वो एक क्रूअल डेविल है। जहाँ राघव पहले नीरजा जी के ऐसे बोलने पर डर गया था, पर जैसे ही वो नीरजा जी की आगे की लाइन को सुना तो उसे हंसी आ गई और फिर दोनों ही हंसने लगे। तभी स्वयं के पीछे से आवाज आई, आखिर आप दोनों में ऐसी कौन सी बातें हो रही हैं जो इतनी तेज से हंसी आ रही है? इस आवाज को सुनते ही नीरजा जी और राघव दोनों ही पीछे मुड़कर देखे तो वहां पर स्वयं खड़ा था। स्वयं पूरी तरह से रेडी होकर आया था। उसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था। अपने बालों में जेल लगाकर उसे अच्छे से सेट किया था। स्वयं तो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। अपने बेटे को इस तरह देखकर नीरजा जी के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो तुरंत सोफे पर से उठी और अपने आंखों से काजल निकालकर स्वयं के कान के पीछे लगाते बोली, मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे। सच में बिल्कुल हैंडसम मुंडा है मेरा। स्वयं ने मुंह बनाया और बोला, मॉम क्या है आपका, क्या करूं? बोल हंस दिया। नीरजा जी उसके गालों पर हल्की सी चपत लगाई और बोली, तू चुप कर नालायक कहीं का। कुछ देर बाद वो तीनों विला से बाहर निकले। बाहर पहले से ही कार रेडी था। वो तीनों जाकर कार में बैठ गए। राघव जाकर ड्राइवर की बगल वाली सीट में बैठ गया। वहीं बैक सीट पर नीरजा जी और स्वयं बैठे हुए थे। नीरजा जी ने स्वयं से कहकर पहले ही बहुत सारे गिफ्ट मंगवा लिए थे। ये सब देखकर स्वयं हैरान था। वो अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, मॉम ये सब क्या है? नीरजा जी स्वयं की तरफ देखकर उसे बोली, ये सब मैं अपनी बहू के लिए गिफ्ट लेकर जा रही हूँ। अब जब पहली बार मैं बहू से मिलने वाली हूँ तो खाली हाथ थोड़ी जाऊंगी। अपनी मॉम की बात सुन स्वयं मुस्कुरा दिया और अपने सर को हिलाते हुए बोला, मॉम आपका कुछ नहीं हो सकता। नीरजा जी ने स्वयं के सिर पर चपत लगाते हुए बोली, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दिया। करीब 40 मिनट बाद उनका कार बड़े से मेंशन के सामने आकर रुकी। नीरजा जी उस मेंशन को देखकर स्वयं की तरफ देखते बोली, वो यहाँ रहती है? स्वयं बड़ी सी स्माइल के साथ बोला, ऑफ कोर्स मॉम, आपकी बहू कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़े खानदान की बेटी है वो। नीरजा जी स्वयं की पीठ पर थपथपाते हुए बोली, वाह क्या बात है, मतलब मेरा बेटा टक्कर की बहू लाया है। स्वयं कुछ नहीं बोला। तीनों ही कुछ देर बाद कार से बाहर निकले और मेंशन की तरफ चले गए। स्वयं ने पहले ही शहनाज को मैसेज करके बता दिया करता। तभी से शहनाज बहुत डरी हुई थी। डर के कारण उसका हाल बेहाल था। जब शहनाज अपने रूम में पहुंची तो वो मैसेज ओपन करके देखती है तो उस पर भी स्वयं का मैसेज आया था, जिसमें लिखा था, रेडी हो जाओ महबूबा, मैं जल्द ही तुम्हें अपना बनाने वाला हूँ। आ रहा हूँ मैं अपनी मॉम के साथ रिश्ता लेकर। ये पढ़ते ही शहनाज की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि स्वयं ने जो लिखा है वो सच है। वो तुरंत स्वयं को कॉल करने लगी, पर इस बार स्वयं ने कॉल पिक नहीं किया क्योंकि वो अभी अपने मॉम के साथ था। अब शहनाज की हालत खराब हो रही थी। वो पूरी रूम में इधर उधर घूमे जा रही थी। उसने अपनी उंगलियों को दांतों के बीच दबाते हुए खुद से कहा, ये क्या है मिस्टर शेखावत, हर रोज एक नया बम फोड़ देते हैं। कहीं ऐसे ही मुझे हार्ट अटैक आ गया एक दिन तो बस कर लीजिएगा शादी फिर किसी और से। लगता है एक दिन आप महबूबा बोलते हुए मुझे गुमशुदा बना देंगे। ये बोलते हुए शहनाज बस लगातार इधर से उधर घूमे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी फैमिली से क्या कहे। उसी समय उसके रूम में सितारा आती है। वह शहनाज को इधर उधर घूमते हुए देखकर बोली, क्या हुआ शहनाज, तुम इस तरह से इतनी बेचैन क्यों लग रही हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? जैसे ही शहनाज ने सितारा की आवाज़ सुनी वो तुरंत उसकी तरफ देखकर बोली, वो सितारा तुम कब आई? मैं तो तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ। सितारा अपने भौं को उचकाते हुए मुस्कुराकर बोली, अच्छा ऐसे भी किसके ख्यालों में खोई हो कि तुम्हारा मुझ पर ध्यान ही नहीं गया? क्या अपने मिस्टर शेखावत को याद कर रही हो? शहनाज मुंह बनाकर बोली, हाँ, और किसे याद कर सकती हूँ? वही इंसान है जो मुझे हर रोज नए नए झटके दे देता है। शहनाज की आवाज़ सुनकर सितारा बोली, क्या कहा तुमने? झटका? कैसा झटका दिया है मिस्टर शेखावत ने तुम्हें? आज कहीं कुछ? शहनाज तुरंत बोली, नथिंग, मेरे छोड़िए, खुद का बताइए। मुझे अच्छे से पता है कल रात जरूर भाई आपके रूम में गए होंगे और आप लोगों के बीच तो बहुत कुछ हुआ होगा। शहनाज की यह बात सुनते ही सितारा थोड़ा घबरा गई और बोली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे भाई क्यों आएंगे? शहनाज तुरंत सितारा को मिरर के सामने खड़ा करते हुए बोली, तो फिर ये क्या है? इतना कहकर शहनाज सितारा के गर्दन पर बने लव बाइट के निशान की तरफ इशारा करती है, जिसे देख सितारा की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत लव बाइट को अपने बालों से छुपाने लग गई, जिससे शहनाज जोर से हंसने लगी और सितारा का चेहरा लाल हो गया। उसी समय नीरजा जी स्वयं के मेंशन के अंदर हॉल में पहुंची। हॉल में बैठे शख्स को देख नीरजा जी के कदम अपनी जगह पर जम गए और उनकी आंखों में हैरानी के साथ साथ गुस्से के मिले जुले भाव थे।
आगे वहीं सामने बैठा शख्स भी नीरजा जी को देखकर बिल्कुल शॉक्ड था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।